इसके साथ रहते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है इसके जर्नी में। केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम, TTS में स्टार्ट हुआ है। ये पेज बना है, अगले में हेडिंग बनाइए आप लोग भी, थोड़ा बोल्ड हेडिंग बनाइए, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, केमिकल और आयनिक तो आएगा, सबसे पहले इक्विलिब्रियम का मतलब समझना है, फिर केमिकल और आयनिक जो है वो आएगा, केमिस्ट्री वाला इक्विलिब्रियम आएगा। केमिक इक्विलिब्रियम का जनरल मीनिंग क्या होता है, ठीक है, हम लोग पहले इस बात को समझेंगे। तो इसको समझने के लिए, है ना, इसको समझने के लिए हम लोग काम करते हैं। बचपन में बचपन में एक तो खेला खेलते थे आप लोग, याद करिए, स्टैचू बोल के किसी को कह देते थे स्टैचू, तो जैसे रहता था वैसे ही खड़ा रहता था, कोई हिलना डुलना नहीं था। खेले थे। ये देखिए, ये भाई साहब, इनको कह दिया स्टैचू, तो ये न इधर हिलेंगे न इधर जाएंगे। कहते हैं व्हाट वी कैन डू व्हेन नॉट गो फॉरवर्ड और बैकवर्ड। हम लोग क्या कर सकते हैं जब ना आगे बढ़ सकते हैं और ना पीछे जा सकते हैं। तो बोलेंगे अपने जगह पे ही खड़ा रहेंगे, जैसे हैं वैसे खड़ा रहेंगे। दैट पोजीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसको थोड़ा केमिस्ट्री की तरफ से समझिए, है ना, ये जनरल बात विचार किए, अब केमिस्ट्री की तरफ से समझिए। बातें ये होगी कि एक रिएक्शन हो रहा होगा, लेकिन उसके कंसंट्रेशन में कोई बदलाव नजर नहीं आएगा। समझ रहे हैं बात, एक रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन होने का मतलब है कि रिएक्टेंट घटेगा, अब प्रोडक्ट, बोलो ना जी, बनेगा। जैसे आपके घर में मीथेन है चाहे ब्यूटेन है, वो जलेगा, तो जलेगा तो खत्म होगा और उधर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। लेकिन ये वाला जो चैप्टर है उसमें कहा जा रहा है कि रिएक्शन भी हो रहा है, लेकिन कंसंट्रेशन में कोई बदलाव ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। इसी के जैसा, ये ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे बढ़ रहा है, ना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है ना प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो उस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया है। अभी ना लिखेंगे और एग्जांपल देंगे। ये ट्रेन ट्रेन बनाएंगे, एकदम इसको थोड़ा सा दिमाग में लाइए कि सर बोलना क्या चाह रहे हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। ये देखिए एक ट्रेन बना रहे हैं, है ना, थोड़ा सा फिजिक्स के जैसा लगेगा। ये ट्रेन पर एक भाई साहब को यहाँ बैठा देते हैं और एक भाई साहब को यहाँ बैठा देते हैं, दोनों आमने सामने। दोनों ट्रेन ईस्ट के तरफ ही जा रहा है, ईस्ट के तरफ जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। स्पीड में मजा नहीं आया तो 140 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये भी ईस्ट जा रहा है ना, और ये भी 140 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहे हैं। तो बताइए, ये दोनों दिल्ली चला जाएगा एक दूसरे को देखते हुए, दोनों ट्रेन पे, है ना। ये दोनों को कह सकते हैं आप इक्विलिब्रियम में, है ना, ये दोनों को कह सकते हैं आप इक्विलिब्रियम में, क्योंकि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन नहीं बदला है। दैट सिस्टम इज कॉल्ड इन इक्विलिब्रियम, ठीक है।
अब देखिए ऐसा बनाते हैं, है ना, ये सी सॉ कहते हैं इसको, पार्क में जाइएगा तो ये मिलेगा। यहाँ ऐसे पाइवॉट रहता है और यहाँ पे एक आदमी को बैठा देते हैं और यहाँ पे भी एक आदमी को बैठा देते हैं। दोनों का mg बराबर है, mg दोनों में सेम ही लग रहा है। तो बताइए दोनों एक दूसरे को देखते हुए बैठा रहेगा कि ना रहेगा, है ना। इसका काम था कि ये नीचे जाता ऊपर जाता ऐसे करता ना सी सॉ, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे को देखते रहेगा। तो कहेंगे इस इसमें कोई चेंजेज ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक आदमी बैठा है, 1 घंटा से हम देख रहे हैं दोनों ऐसे ही है, कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ है। हम लोग इसी बात को कहेंगे वो दोनों बॉडी किस चीज में है, इक्विलिब्रियम में। तीसरा फोटो बना रहे हैं, चौथा भले, ठीक है। इस सबको अभी तक चैप्टर से मतलब नहीं है, खाली इक्विलिब्रियम वर्ड समझा रहे हैं। देखिए एक तो इसमें छेद कर देते, इधर से पानी भरते हैं, इसमें पानी भर रहे हैं, पहले तो पानी भर रहे हैं तो पानी का हाइट इसमें बढ़ेगा, बढ़ेगा, यहां तक पानी का हाइट बढ़ेगा, चेंजेज ऑब्जर्व हो रहा था। लेकिन अब इसमें मान लेते हैं कि 50 लीटर पानी पर मिनट जा रहा है और इधर जो ये वाला आउटलेट बनाए हैं इससे 50 लीटर पानी जो है पर मिनट निकल रहा है। बोलिए वाटर का लेवल बढ़ेगा क्या? लेकिन मशीन पानी चढ़ाने वाला तो चल रहा होता है, मशीन तो चल रहा है, लेकिन वाटर का लेवल में कोई चेंजेज ऑब्जर्व हो रहा है, तो कहेंगे वाटर लेवल किस चीज में आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। थोड़े से अब पढ़ने की बात लिखते हैं, क्यों इक्विलिब्रियम में आया? क्योंकि जितना पानी इसमें जा रहा था, इसी को पढ़ने लिखने की भाषा में बोलेंगे रेट ऑफ इनलेट ऑफ वाटर। देखो क्या बोलेंगे, बस इतनी पढ़ाई, रेट ऑफ इनलेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू रेट ऑफ आउटलेट ऑफ वाटर। जितना पानी अंदर आ रहा था उतना पानी बाहर जा रहा है। देन वाटर लेवल इज इन इक्विलिब्रियम, वाटर लेवल में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम को ये 4 एग्जांपल से समझे, इक्विलिब्रियम किसको कहेंगे, क्या लिखे यहाँ पे, रेट ऑफ, बोलो, अरे यही बोलो, देखो मन लगने लगेगा, कंसंट्रेशन बनेगा। रेट ऑफ, बोलो, इनलेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू रेट ऑफ, बोलो, आउटलेट, आउटलेट ऑफ वाटर। इससे इक्विलिब्रियम में क्या है, इस वजह से इक्विलिब्रियम में क्या है ये बताओ। इक्विलिब्रियम में वाटर लेवल है ना, वाटर लेवल इज इन इक्विलिब्रियम, वाटर लेवल इज इन इक्विलिब्रियम, वाटर लेवल इज इन इक्विलिब्रियम। वाटर लेवल कहाँ है, इक्विलिब्रियम पे है। क्यों है इक्विलिब्रियम पे? क्योंकि रेट ऑफ इनलेट ऑफ वाटर, इसी बतवा को केमिस्ट्री में बाद में कह देंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दैट इज व्हाई द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। तो इतनी आसान बात है इक्विलिब्रियम को समझना, कि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन रहा है उतना प्रोडक्ट उसी समय में रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको कंसंट्रेशन में कोई बदलाव नजर नहीं आता है, ना रिएक्टेंट कुछ बदल रहा है ना प्रोडक्ट बदल रहा है। तो केमिस्ट्री में उसी को कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया है। कि क्लियर है? अब देखोगे फिगर नंबर 1, फिगर 2, इक्विलिब्रियम में क्या है दिमाग में सोचो। फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 4, पढ़ा कुछ नहीं रहे, बस इक्विलिब्रियम वर्ड समझाएं। अभी 4 फोटो बनाए इक्विलिब्रियम का, चारों में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है, क्या अंतर दिखाई दे रहा है?
ठीक ही बता रहा है, फिजिक्स मजबूत है। कहता है दो गो में रिलेटिव है, दो गो में नहीं है। हम कहते हैं इसी बात को, ये दो गो रुक गया, ये दो ठो रुक गया है, इसलिए कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। लेकिन ये दोनों रुका हुआ नहीं है, ये दोनों मोशन में है, फिर भी चेंजेज ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। इस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कोई सिस्टम यदि रुक जाए तब कोई चेंज ऑब्जर्व न हो, दैट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और यदि सिस्टम मोशन में हो फिर भी कोई चेंज ऑब्जर्व न हो, तो उस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं, हाँ बोलो बोलो, नहीं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। उस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में जो भी सिस्टम है वो रुक जाता है, इसलिए कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होता। और डायनामिक इक्विलिब्रियम में सिस्टम मोशन में रहता है, फिर भी कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होता। तो इक्विलिब्रियम को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये दोनों इक्विलिब्रियम, फोटो 3 फोटो 4, दोनों में मोशन है, ये भी चल रहा था लेकिन चेंजेज ऑब्जर्व नहीं हो रहा था। यहाँ भी मशीन चल रहा है, पानी चढ़ाने वाला मशीन चल रहा है, लेकिन वाटर लेवल में कोई चेंजेज ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। बनाइए फोटो। बनाइए, थोड़ा कंसंट्रेशन में बातें होगी, चैप्टर समझ में आ जाएगा। और बिल्कुल आसान होता है केमिस्ट्री यदि समझ में आ जाता है। थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन बनाना है। ये बाजा वाला जैसा कैसे हो गया ये सिस्टम? अब जैसे कहेंगे ना बैठ के दोस्तों के साथ कि सिस्टम में रुक गया तो ये बदलेगा क्या, वो वाला सब इक्विलिब्रियम स्टैटिक। और यदि सिस्टम चल रहा है और फिर भी कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब पूछा यह जाता है कि बाबू केमिकल इक्विलिब्रियम किसका एग्जाम्पल है, डायनामिक का कि स्टैटिक का? तो केमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है। उसमें रिएक्शन चलता रहता है लेकिन कोई बदलाव नहीं आता है। कई तरह का इक्विलिब्रियम होता है, कौन कौन सा? ये बच्चा बताएगा कौन कौन सा दो तरह का। बोलो बोलो। हाँ तुमको ही पूछ रहे हैं, कहीं बैठ के बोलो आराम से, कोई टेंशन नहीं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम जिसमें मोशन रहे और फिर भी कोई चेंज ऑब्जर्व ना हो। जैसे तुम पढ़ने रोज आता है लेकिन नॉलेज में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। पढ़ तो रोज रहबे किया है।
उसको बेइज्जत कर दिए? नहीं, नहीं किए, बेइज्जत नहीं किए, पढ़ने के लिए बोले कि आप दिखाइए कि बदलाव हुआ है। एक्चुअली मैं माइक टेस्ट कर रहे थे। पता नहीं इसको कितना प्रैक्टिस करके सेट करते हैं, पता नहीं कौन खराब कर दिया। फोटो बना दिए, बस देखिए फोटो बनवाए अभी तक। ये फोटो याद रखिएगा, ये वाला, ये ऐसी ही नहीं, जब कभी आपका कॉन्सेप्ट खराब हो कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, वहां पे ये पानी वाला फोटो दिमाग में लेके आइएगा कि सर बताए थे कि मशीन चल रहा है, जितना पानी आ रहा है उतना पानी जा रहा है। तो वाटर का लेवल इक्विलिब्रियम में था, वाटर का लेवल में कोई बदलाव नहीं आया था। इसमें इक्विलिब्रियम क्या था? तो इक्विलिब्रियम वाटर का लेवल था, जिसमें कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं हो रहा। तो इतने फोटो पढ़ने के बाद हम लोग इक्विलिब्रियम का डिफिनीशन तो दे सकते हैं अब कि वेन एवर देयर आर नो एनी फर्दर चेंजेज ऑब्जर्व इन द सिस्टम इज कॉल्ड इन इक्विलिब्रियम। जब किसी सिस्टम में कोई बदलाव नहीं हो तो सिस्टम को हम लोग कहते हैं कि इक्विलिब्रियम में आ गया है। पढ़िए और पढ़ने दीजिए। लिख दिए? अभी काहे जा रहा है? तो चैप्टर बना रहे हैं तो तुम जा रहा है। ये सब जो इतना काम फोटो तो बनाते हैं, सीधा डिफिनेशन ना लिखते हम यार। हम ये सब फोटो तो बना करके क्या कर रहे हैं? मतलब इक्विलिब्रियम का साज साज रहे हैं कि आपके दिमाग में वो सजे कि सर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या बताए थे, है ना? क्या बताए इक्विलिब्रियम का मतलब, जरा बता दीजिए। क्या बताए इक्विलिब्रियम का मतलब? देखो कोई नहीं बोल रहे हैं। व्हाट इज इक्विलिब्रियम सवाल है, क्या लिखिएगा? व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक इक्विलिब्रियम तो पूछवे करेगा जिसका परीक्षा देने जा रहे हैं, लेकिन मतलब है क्या है वो मतलब? जो आएगा देख लेंगे नहीं वहीं पे। व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक इक्विलिब्रियम आपको आएगा ही लिखने के लिए, या फिर हाउ यू कैन से दैट केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11th का, जिसको तुरंत सॉल्व कर दिए हम फोटो से। कि आप कैसे कह सकते हो कि केमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक नेचर का होता है? बोलेंगे हम कह सकते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्शन चलता रहता है लेकिन कोई चेंजेज ऑब्जर्व नहीं होता। दैट इज वाई वी कॉल इट डायनामिक इक्विलिब्रियम, है ना? हाउ यू कैन से दैट केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर? क्या जवाब होगा? कि सिंस द केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग बट changes are not observed, that is why it called as dynamic in nature। देखिए दो सवाल का जवाब, ये बोर्ड लेवल की बात। तो
इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? केमिकल आयनिक नहीं, इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? तो whenever there are no any changes, no any further लिख दीजिए, further changes are observed in the system, system is called in equilibrium. Equilibrium is of two types. One is a static equilibrium, other is dynamic equilibrium. One is called a static equilibrium, other is called डायनामिक इक्विलिब्रियम. स्टैटिक इक्विलिब्रियम किसको कहेंगे? कि व्हेन द फेनोमेनन ऑफ इक्विलिब्रियम इज एग्जिस्ट ड्यू टू पोजीशन ऑफ रेस्ट, इट कॉल्ड एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम. डायनामिक इक्विलिब्रियम किसको कहेंगे? व्हेन द फेनोमेनन ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बट सिस्टम इज इन मोशन, it called dynamic equilibrium. क्या कर रहे हैं जी? सब समझ गया इतना जल्दी? इसलिए ना हल्ला कर रहे हैं कि सब समझ गए, अब क्या करना है इसमें? Dynamic equilibrium, static equilibrium. When the phenomenon of equilibrium is exists in the system, when it is in rest, called a static equilibrium. When the phenomenon of equilibrium is exists in the system, but system is in motion, it's called डायनामिक इक्विलिब्रियम. बस इतना ही याद रखना है, इतने दिमाग में रखना है कि सर ट्रेन चला है बोर्ड पे, पानी भरे थे टंकी में, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल था. एक आदमी खड़ा करके कहे ना इधर आगे जा सकता है ना ये पीछे जा सकता है, तो जहां है वहीं रुका रहेगा.
तो रुक गया मतलब रेस्ट। तो दो वजह से चेंजेज ऑब्जर्व नहीं हो सकता है, आइदर तो वो रुक जाए, आइदर वो चलता भी रहे तो चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। तो मेन बात इसको समझना होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम को पढ़ाइए से कोई मतलब ना है ना, जो भी मतलब है सब किसको मतलब है, हाँ इसको समझना पड़ता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, है ना। एक बात अब दो बात फिर लिखेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, ये दोनों इक्विलिब्रियम डायनामिक इन नेचर ही होता है, क्योंकि इस इक्विलिब्रियम में फेनोमेनन चलता रहता है, प्रोसेस होता रहता है, लेकिन कोई चेंजेज ऑब्जर्व नहीं होता है। बस इतना ही बात है, कोई चेंजेज ऑब्जर्व नहीं हो, सिस्टम चलता रहे, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम, है ना। तो डिस्ट्रैक्शन है भाई, डिस्ट्रैक्शन है, कर देगा डिस्ट्रैक्ट। लेकिन उसको हम डांटते नहीं, बिल्कुल नहीं डांटते कभी। तेज हो सकता है, बहुत तेज हो सकता है आईएएस। ये भी 4 साल 5 साल बेरोजगारी करने का एक वो नया तरीका पता चला है। हाँ हाँ, 5 5 साल बदमाशी करने का एक नया तरीका है कि हमको आईएएस बनना चाहिए, वो वाला तरीका न अपनाना है। एग्जाम्पल, फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों ही, फिजिकल इक्विलिब्रियम भी इक्यू लिखा करेंगे तो इक्विलिब्रियम समझिएगा, ठीक है। हाँ इक्वेशन नहीं समझिएगा इसलिए बोल रहे हैं। और केमिकल इक्विलिब्रियम, ये दोनों इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम ही होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का कोई मतलब नहीं है, वो तो रुका हुआ है ही है। अब बात होना है कि इक्विलिब्रियम आखिर कैसे फेनोमेनन में इस्टेब्लिश्ड होता है। क्या ये सारे फेनोमेनन में इस्टेब्लिश्ड होता है, या कोई पार्टिकुलर टाइप का फेनोमेनन होता है उसमें इस्टेब्लिश्ड होता है ना। कौन से केमिकल रिएक्शन में इस्टेब्लिश्ड होता है, ठीक है। तो सुनिएगा, बदलें थर्मोडायनामिक्स चैप्टर था, उसमें पढ़े थे प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। याद दिलवा रहे हैं केवल, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़े थे ना। जो वापस आ सकता है रिवर्सिबल, जो नहीं आ सकता है इरिवर्सिबल। तो जो आ सकता है वापस, उसी में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होगा, यानी सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होता है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन दो तरह का होता है, पहले अभी इक्विलिब्रियम समझने से पहले केमिकल रिएक्शन दो तरह का होता है। केमिकल रिएक्शन कितने तरह का होता है, एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, और दूसरा होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन।
जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाए, जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाए और प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बन जाए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाए और प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बन जाए, ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? रिवर्सिबल रिएक्शन। और जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट एक बार प्रोडक्ट बन गया, रिएक्टेंट एक बार प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट कभी नहीं बनेगा, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। आप जितने रिएक्शन को ज्यादातर जान रहे थे वो सब ऐसा एरो पे लिखाता था, वो इरिवर्सिबल रिएक्शन था। कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो उसके लिए ये निशान देना पड़ेगा, है ना, कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनेगा, ऊपर वाला निशान से पता चल रहा है, और नीचे वाला निशान से पता चल रहा है कि प्रोडक्ट। लिखने का तरीका है, यदि कहीं ऐसा रिएक्शन लिखा है मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन, और ऐसा रिएक्शन लिखा है ये रिएक्शन अल्टीमेटली खत्म होगा, ये रिएक्शन अल्टीमेटली, ये रिएक्शन कभी खत्म होगा क्या? ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बनाएगा, फिर प्रोडक्ट क्या बनना शुरू हो जाएगा? इनलेट ऑफ वाटर, आउटलेट ऑफ वाटर, यही दोनों का बदलने का रेट बराबर हो जाता है तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होता है। जैसे मानो 1 मोल रिएक्टेंट 1 मोल प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसी समय में 1 मोल प्रोडक्ट 1 मोल रिएक्टेंट बना दिया, कहां कोई बदलाव हुआ? ये 1 मोल है, वो भी 1 मोल है, लेकिन दोनों इंटर कन्वर्टिबल है, रेट बराबर हो गया, जितना रेट से इधर इधर जाता है उतने रेट से इधर इधर आता है। ये रिएक्शन कभी खत्म नहीं होगा, इक्विलिब्रियम पे आएगा ये रिएक्शन खत्म होगा। ये रिएक्शन खुद ही में दो तरह का हो जाता है, एक को कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरे को कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। एरो बनाए हैं, इसी पे लिख देते हैं, इधर वाले रिएक्शन को क्या कहते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन, और इधर वाले रिएक्शन को क्या कहते हैं? बैकवर्ड रिएक्शन, और एक नाम रखा है रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं और रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। डिफिनीशन देना है ना, व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्सिबल रिएक्शन? ऐसे तो बोर्ड में सवाल आते है ना, या एक आध एग्जांपल दीजिए रिवर्सिबल रिएक्शन। The reversible reaction are those in which reactant converted to product and product also converted to reactant. Such type of reaction, देखो हम लिखने के लिए ये such type of, आपको भाषा बनाने के लिए लिखते हैं such type of reaction in which reactant converted to product and product also converted to reactant called as reversible reaction। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन कैसे डिफाइन कीजिएगा? सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट वंस कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट it never back to reactant, then it called as irreversible reaction या known as irreversible reaction। रिवर्सिबल रिएक्शन किसको कहिएगा? रिएक्टेंट जो है कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट भी कन्वर्ट हो जाए
रिएक्टेंट में। लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन उसको कहेंगे जिसमें रिएक्टेंट एक बार यदि प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट कभी भी वापस रिएक्टेंट नहीं होगा, तो रिएक्शन को कहेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। समझ आ रहा है सबको? कोई दिक्कत? बोले इतना आसान है कि इसको समझना क्या है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गया, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, तो रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन में ही इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में ही इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड करता है। रिएक्शन छोड़ के यदि प्रोसेस बोल दें तो बड़ा टर्म है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करता है, इरिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड नहीं करता है। Equilibrium is established. Equilibrium not established. ओए, ऐसे करेगा तो कैसे समझेगा? फिर इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम भूत जैसा नजर आने लगेगा यार। थोड़ा सा तुम्हारा भी फर्ज कर्म बनता है। और हम तो कहते हैं खाली सुन लो हमारी बातें, और सुन लिए समझ आ गया तो थोड़ा सा रुक जाओ। रुकने से क्या होता है ना कि वो बातें दिमाग में प्रोसेस्ड हो जाता है ना। कभी कभी होता है तेज बच्चा समझ गया तुरते हुए तो हो गया सर, अब फिर बतियाने लगा, तो उसमें क्या होता है ना, बात दिमाग में रुकता नहीं। अभी तो लगा ठीक है ठीक है ठीक है, अल्टीमेट क्या होता है कि सर आप रहते हैं तो सबलवा बन जाता है, एजब पर तो बन ही जाता है, एक जम्मा में ना बनता है, वो उसी का देने। ये रुकते नहीं ना है, ये परी तो देख रहे थे ठीक 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 ठीक, दिमाग तेज था, बना दिए बना दिए बना दिए, लेकिन वहां तो अकेले हैं आप, दिमाग में रुका ही नहीं बात। तो इक्विलिब्रियम कहां स्टैब्लिश होगा? सिर्फ देखो और भी इसमें डिफरेंसेस बताएं। बाई डायरेक्शनल होता है, एक बच्चा बता रहा है कि ये बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों तरफ से होगा, और ये यूनि डायरेक्शनल होता है ना। रिवर्सिबल रिएक्शन बाई डायरेक्शनल होता है, और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन यूनिट यहीं से देख लेंगे, एक ही डायरेक्शन में हुआ, इधर भी हुआ उधर भी गया, दैट इज वाई वी कॉल इट बाई डायरेक्शनल। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये वाला रिएक्शन एक तरफ से एक्सोथर्मिक होगा तो दूसरे तरफ से एंडोथर्मिक होगा। मतलब रिएक्ट करके 50 जूल दिया तो वो वाला 50 जूल दोगे तभी ना वो कन्वर्ट होगा। तो ये रिएक्शन दोनों एक साथ होगा, एक तरफ से एक्सोथर्मिक दूसरे तरफ से एंडोथर्मिक, जबकि ये वाला रिएक्शन चाहे एक्सोथर्मिक होगा चाहे एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, कोई एक ही बात ही होगी। तो अगला इसमें डिफरेंसेस है, अगला डिफरेंसेस है रिवर्सिबल रिएक्शन आर if endothermic from one side, if endothermic from one side, then
एक्सोथर्मिक फ्रॉम अदर साइड। इट इज आइदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इट इज आइदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, वो चाहे एक्सोथर्मिक होगा चाहे तो एंडोथर्मिक होगा, लेकिन ये एक ही रिएक्शन एक तरफ से यदि एंडोथर्मिक है तो दूसरे तरफ से एक्सोथर्मिक है। और कैटलिस्ट का नाम सुना है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में यदि कैटलिस्ट हम ऐड करते हैं तो दोनों रिएक्शन को, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना, ये दोनों को बराबर अमाउंट से बढ़ाएगा। इसमें भी बढ़ाएगा ही, है ना। कैटलिस्ट अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, रेट ही को ना बढ़ाना घटाना है। यहां भी कैटलिस्ट चेंज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, यहां भी कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करेगा, यानी दोनों ही रिएक्शन में कैटलिस्ट का सेम ही रोल होगा, अलग अलग काम नहीं करना है ना। यहां पे लिख दें कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट समझता जी। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट है अल्टर द बोथ reaction in equal extent, alter the both reaction rate in equal extent। और यहां पर भी एक कैटलिस्ट अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों सेम बात है। ये बात बस आपके दिमाग में जाना है कि ये कैटलिस्ट यदि डाल देंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाएगा तो बैकवर्ड रिएक्शन को क्या करेगा। हमने लिखा है कि दोनों को इक्वल एक्सटेंट में बदलेगा। ये कैटलिस्ट अल्टर द बोथ रिएक्शन रेट, कौन है बोथ, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इन इक्वल एक्सटेंट। और वहां तो एक ही है, कैटलिस्ट अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। अब कुछ एग्जाम्पल लिख देंगे। एग्जाम्पल, रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल PCl5 PCl3 प्लस Cl2, यानी कि PCl5 टूट के PCl3 और Cl2 में चेंज होता है, तो PCl3 प्लस Cl2 जुड़ के क्या बनता है? PCl5। ठीक है। अब देखो तुम लोग 11th में बच्चा वाला बात करते हैं, ये डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है मतलब डिकम्पोज हो रहा है, और इधर से दो गो मिलके एगो बन रहा है,
कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो लिखा जा सकता है कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बराबर रेट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या एक ही रिएक्शन में डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन हो सकता है? तो हम लोग का जवाब होगा हाँ, यदि वो रिएक्शन रिवर्सिबल है। बात चूंकि एक दूसरे का ठीक उलट है, डिकम्पोज मतलब टूटना होता है और कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना होता है, तो एक ही रिएक्शन में कैसे होगा? तो ये तभी संभव है जब रिएक्शन रिवर्सिबल है। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? तो बोलेंगे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बराबर रेट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना, ये अलग से लिखेंगे। अभी एग्जांपल, H2 प्लस I2 2HI रिवर्सिबल, N2 प्लस 3H2 2NH3 रिवर्सिबल, है ना। लेकिन CH4 प्लस CO2 प्लस O2 CO2 प्लस H2O, बताइए ये कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर के मीथेन बना देगा? बना देगा? CO2 और वाटर मिलकर कभी मीथेन बनाएगा? बनाता तो ऐसे भी एरो दे देते, लेकिन ये कभी संभव नहीं है। ये मीथेन CNG है, ये जल के पूरा का पूरा मिल जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O, अब इसमें जो है बैक नहीं होना है ना। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट ना बना पाए, और इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी बनाया और प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी बनाया, ठीक है। अब देखिए आपके पास में नॉलेज हो गया, आप बता सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन कौन होता है, रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, इक्विलिब्रियम कहाँ पे केमिस्ट्री में एग्जिस्ट करता है, इक्विलिब्रियम पढ़ना क्यों है, जानते हैं क्यों पढ़ना है? कहानी बताएं। कहानी देखो ये यहां से शुरू हुआ है ना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, क्या नाम है इस प्रोसेस का? अब बताइए, वो सब नहीं जानेगा तो बुड़बक कहेगा रे सब। हैबर प्रोसेस, है ना, हैबर प्रोसेस ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन। यही भाई साहब इन्हीं को दिक्कत हुआ था। वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री था, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिला के अमोनिया बना रहे थे। एक समय आया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन था, मशीन भी चला रहे थे, लेकिन अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा था, जितना बना था वो बना था, फिर उसके आगे नहीं बढ़ता था। अब आप ही को इंडस्ट्री रहे और कोई काम कर रहे हैं, तो एक लिमिट अमाउंट तक आप पहुंच गए कि हाँ 50 किलो बना लिए, फिर सब कुछ चल रहा है, सब कुछ है ही है, तो 60 किलो क्यों नहीं हो रहा है? सोचना शुरू करिएगा ना। यही भाई साहब सोचना शुरू किए। सबसे पहले आदमी मशीन चेक करेगा, मशीन चेक हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब रात हुआ, 2 रात हुआ, 3 रात हुआ, मशीन लगाने वाला आदमी समझ ही रहे हैं कितना परेशान। तो सब कुछ ठीक ही है, तो प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा है? भूत प्रेत वाला पूजा भी हुआ, है ना, अदृश्य शक्तियों का पूजा भी हुआ इंडस्ट्री में, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब हबर साहब क्या किए कि जितना अमोनिया बना था ना, उसको वहां से हटा दिए, फिर मशीन चालू कर दिए, तो देख रहे फिर से अमोनिया बनना शुरू हो गया। फिर एक समय आया 20 किलो 50 किलो जो भी बना और फिर से रुक गया, लेकिन मशीन तो ऑपरेट हो रहा था। अब हबर साहब के दिमाग में आ रहा है बातें कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो जितना नाइट्रोजन हाइड्रोजन पर मिनट अमोनिया बना रहा था, उतना अमोनिया पर मिनट नाइट्रोजन हाइड्रोजन में टूट जाता था, तो मशीन चल ही रहा था।
लेकिन इसके अमाउंट में कोई इंक्रीमेंट नहीं दिख रहा था। दिखेगा? बताओ। जैसे आप नाइट्रोजन हाइड्रोजन लेके अमोनिया बना रहे हैं और अमोनिया आपका टूट के फिर से क्या बना रहा है, तो ना नाइट्रोजन हाइड्रोजन के अमाउंट में कोई चेंज ऑब्जर्व होगा, ना तो अमोनिया के अमाउंट में कोई चेंजेज ऑब्जर्व होगा। मतलब ये तो ना घटेगा ना ये बढ़ेगा। दिस स्टेट इज कॉल्ड इन इक्विलिब्रियम। तो फिर वहां से हैपर साहब की वजह से जाना गया कि बहुत सारा केमिकल रिएक्शन ऐसा भी होता है जिसमें इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है। जरूरी नहीं कि प्रोडक्शन बंद हो गया इसका मतलब रिएक्शन खत्म हो गया, इसका मतलब आपके पास रिएक्टेंट खत्म हो गया, ये जरूरी नहीं है, बीचों में ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। यही कहानी था इक्विलिब्रियम की बातें का। अब क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन से पहले 2 टाइप का इक्विलिब्रियम और बताना है। Equilibrium is of 2 type again. One is called physical equilibrium. Other is called chemical equilibrium. देखिए चैप्टर आपका कहाँ पे था, यहाँ पे 3 बार इक्विलिब्रियम को बांटे तो ये 2 2 4 2 6, तब जाकर के केमिकल इक्विलिब्रियम आया। लिखो 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 रे, बदमाशी करने से कुछ नहीं होगा, वो बंदर जैसा उसका हाल है ना। यही शांत रहोगे तो इज्जत करेंगे, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ बोलेंगे ना बाबू। फिजिकल इक्विलिब्रियम सुन लोगे समझ आ जाएगा, इतना बात तो जाके घर में तुम एक्सप्लेन कर देगा किसी को पकड़ के यार। और बस यही डेवलपमेंट चाहिए। नहीं कोई मिलता आईना में बोलो, नहीं कोई मिलता है अपने आप ही को समझाए कि आज सर कितना बात पढ़ाए, 1.5 घंटा में आधा मिनट का बात पढ़ाए, मतलब 10 मिनट का बात पढ़ाए, 20 मिनट का बात पढ़ाए, पढ़ाए क्या क्या, इतना ही तो समझाएं। एक दिन जाके करो फिर दूसरा दिन करो, देखो तो कैसे न चैप्टर दिमाग में रहता है, जहां खड़ा होगे वहीं बोल दोगे। फिजिकल इक्विलिब्रियम थोड़ा लिखने की आदत डालो तो लिख डालोगे। क्या होता है, जितना पढ़ा है जाके घरे में लिख दिए, कॉपी बंद करके, मन में है लिख दिए। इससे क्या होगा, इंग्लिश भी अच्छा होगा, लिखने भी आएगा, शक्ति आएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। सुनिए, फिजिकल इक्विलिब्रियम में कोई विशेष बात नहीं है। यदि कोई फिजिकल चेंजेज में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड होता है तो उसको कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। छठा से पढ़ रहे हैं आप। सॉलिड लिक्विड में बदलता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड यदि वाटर है, लिक्विड गैस में बदलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर यदि है ना। तो देखते होंगे निशान वहां बनता होगा यही वाला, कि इस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विडो बनेगा और लिक्विड सॉलिड भी बनेगा। उसी इक्विलिब्रियम को फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। when the phenomenon of equilibrium is established enduring change in physical state, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में यदि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड होता है तो क्या कहते हैं उसको, फिजिकल इक्विलिब्रियम। और यदि केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड होता है तो क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। व्हेन द फेनोमेनन ऑफ इक्विलिब्रियम is established, पीछे भी आंख लगाएंगे यार, गजब भी वो बंदर जैसा करता रहता है। ढेला उला मार के उसको रखना चाहिए सीधा यार। जब बंदर नियन कोई करेगा, बंदर को क्या करते हो, शांति से सुनता नहीं, बताइए इतना बढ़िया समझाते हैं बाबू बाबू करके। when the phenomenon of equilibrium is established enduring, बोलो तुम ही बोलो जो बंदर है, enduring बताओ कौन सा चेंज बताए, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। कितना आसान है जो मुंह बंद करके रखता है। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कॉल्ड एज फिजिकल इक्विलिब्रियम when the phenomenon
of equilibrium is established enduring chemical changes then it called as केमिकल चेंजेज मतलब केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंजेज मतलब चेंजेज को रिएक्शन बोलना है यहां पे देन इट कॉल्ड एज केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों में इक्विलिब्रियम जो इस्टेब्लिश होगा उसका कारण रेट का बराबर होना होगा दोनों में जो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा उसके कारण रेट का बराबर होना होगा एग्जाम्पल पहले तो ये लिख दें कभी कभी आपको अकेले में कोना में ले जाके पूछ देता आप डर जाते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम तो डायनामिक होता है बताओ फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है तो फिजिकल इक्विलिब्रियम भी डायनामिक इन नेचर और केमिकल इक्विलिब्रियम भी डायनामिक इन नेचर दोनों डायनामिक ही होता है ना दोनों में इक्विलिब्रियम जो इस्टेब्लिश्ड हुआ है इक्विलिब्रियम इज इस्टेब्लिश्ड ड्यू टू equal rate of reaction equilibrium is established due to equal rate of reaction पूछा जाएगा गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक क्वेश्चन बता ही दिए बाय इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर ये सपोर्टे का क्वेश्चन है ना ये बड़का क्वेश्चन ना है मतलब ये वाला क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें कहा जाता है अब ये भी नहीं जानिएगा तो कैसे होगा है ना बढ़े इसको छोड़े ये दोनों डिफरेंसेस नहीं है ये दोनों आप गड़बड़ी ना करें इसलिए लिखा हुआ है दोनों इक्विलिब्रियम किसका एग्जाम्पल है तो डायनामिक इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है ना दोनों इक्विलिब्रियम में दोनों ही इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम क्यों स्टैब्लिश करता है तो बोलेंगे रेट बराबर होने के कारण फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होने के कारण उसी को लिखा गया इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड ड्यू टू इक्वल रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल रेट कौन सा इक्वल रेट तो फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन बढ़े व्यू नो सर न
अमिताभ बच्चन की तरह सोफा बना के बैठ जा। हाँ अभी एकदम आराम से। तो लिख रहा है, एक आध गो तो ऐसा भी होता है वो लिखने छोड़ देता है, बस जाइए सर हटो, छोड़िए हटाइए। इतना जल्दी कहिएगा कि लिखता है, क्योंकि कंसंट्रेशन में लिखाता है। लिखा। सवाल ये था कि वाई केमिकल इक्विलिब्रियम, वाई केमिकल इक्विलिब्रियम is called dynamic in nature, है ना। और बच्चा सब लिख रहा है कि इक्विलिब्रियम जो है ना एकदम सलमान खान की तरह है, इसीलिए इसको डायनामिक कहा जाता है। एकदम डायनामिक, डैशिंग, स्मार्ट। क्या ऐसा है क्या? डायनामिक का मतलब फिजिक्स में मोशन पढ़े थे आप, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स याद कीजिए, है ना। एक तो था स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग देयर काउज, एक तो था स्टडी ऑफ मोशन विथ नोइंग देयर काउज, तो वही वाला डायनामिक, है ना। तो आपका आंसर होगा कि इन केमिकल इक्विलिब्रियम द प्रोसेस या फिर केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग, इज अकरिंग, but the changes in concentration, changes in concentration of reactant or product, of reactant or product does not observe, does not observe, so it called dynamic in nature, so it called dynamic in nature। देखिए एकदम बिल्कुल ये आपकी भाषा में लिखा गया है। क्या लिखे हैं? इन केमिकल इक्विलिब्रियम द प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग, केमिकल रिएक्शन या जो प्रोसेस हो रहा है वो हो रहा है, बट द चेंजेज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डज नॉट ऑब्जर्व, सो कॉल्ड डायनामिक इन नेचर। ठीक है। और आप ये भी लिख सकते हैं, ये याद रहता है, ये सिंपल वाली भाषा, केमिस्ट्री वाली भाषा, कि सिंस इन द केमिकल इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, सो कॉल्ड डायनामिक इन नेचर। यानी रेट बराबर होता है, प्रोसेस नहीं रुकता। इन केमिकल इक्विलिब्रियम the rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, so called it is dynamic in nature। इतना सब बात भी भुला जाइए,
तो अब यहां पर लिख दीजिए ऐसे कि एट इक्विलिब्रियम, बतवा वही लिखाएगा। चढ़ा दिए, रुको उतारते हैं। बड़ा आराम से बचवा लिखता है वो मेरा। तुम्हारा आराम को हम बरकरार ही रखना चाहते, लिख दो लेकिन, है ना, छोड़ नहीं देना है। बस जाइए, लो हम कहे लास्ट में जब ये लैंग्वेज वैंग्वेज सब भूला जाइए तो कम से कम इतना लीजिए, नंबर पर मिलेगा कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और ये लिखने में तो आप लोग एक्सपर्ट हैं, सो डायनामिक इन नेचर। क्वेश्चनों में मिलाने के लिए तो आप लोग एक्सपर्ट है ही है ना, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। ऊपर का 2 लाइन, नीचे 2 लाइन, तो वही रहता है। इक्विलिब्रियम डायनामिक नेचर का होता है, बस इतना के लिए आपको लिख देना है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। लिखे, बढ़िया बाबू। अब एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। पहला, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। पिछला चैप्टर में बताए टेम्परेचर वगैरह, एनर्जी वगैरह सब तो बात हुआ है। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। सॉलिड से लिक्विड हुआ है, यहां पर रेट हमको बताना है। बताइए सॉलिड से लिक्विड होने में इस प्रोसेस को आप क्या कहिएगा? मेल्टिंग। और इस प्रोसेस को क्या कहिएगा? फ्रीजिंग। तो बोलिए एट इक्विलिब्रियम क्या लिखेंगे हम? रेट ऑफ मेल्टिंग बराबर रेट ऑफ फ्रीजिंग। कहते हैं कि जितना सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा उतना ही लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो कहेंगे प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ गया, कोई चेंजेज ऑब्जर्व नहीं होगा। और हर सॉलिड का लिक्विड में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें कोई खास टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर को आप बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे वाटर के लिए ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है।
और 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब तक आप मेंटेन रखिएगा तो रेट ऑफ मेल्टिंग किसके बराबर होगा? रेट ऑफ फ्रीजिंग का। जैसे ही वहां पे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो एक प्रोसेस उसमें बढ़ने लगेगा, है ना, पूरे का पूरा पिघल जाता है। 4 डिग्री पर पूरा का पूरा पानी जो है, सॉलिड आइस जो है, पूरे का पूरे पानी में कन्वर्ट हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रेट बराबर नहीं रहेगा, यानी 0 डिग्री मेंटेन करिएगा, है ना। क्या बता रहे हैं, समझ आ रहा है आपको? H2O सॉलिड, H2O लिक्विड, कै डिग्री पर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना। दैट इज ए टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसी कांस्टेंट टेम्परेचर को आप बोलते हैं इसके लिए क्या? मेल्टिंग पॉइंट। तो एट मेल्टिंग पॉइंट रेट ऑफ मेल्टिंग बराबर रेट ऑफ फ्रीजिंग। ये एग्जांपल किसका है? तो बोलेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम का। बाकी दूसरा, लिखो लिखो, है ना। लिक्विड गैस, बोलिए क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है, कुछ बताइए ना जी। लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपोराइजेशन। गैस लिक्विड में कंडेंसेशन। एट इक्विलिब्रियम क्या होने वाला है? रेट ऑफ वेपोराइजेशन बराबर रेट ऑफ कंडेंसेशन। जिस टेम्परेचर पे ये होता है उसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा और इसको क्या बोलते हैं? अरे बताओ ना रे, ये सब लिखना पड़ता है, ये शर्म की बात ना है क्या? बॉइलिंग पॉइंट। ये सब जो धरातल बनाते हैं हम, बेस बनाते हैं, वो किन्हीं के लिए बनाते हैं? जो 2 दिन के बाद कहेंगे अब समझ नहीं आता है। बेस बना रहेगा तभी तो बैटिंग होगी। बैटिंग नहीं, बैटिंग। फिर छक्का भी लग सकता है ना यार, मतलब आईआईटी का क्वेश्चन भी बन सकता है, मेडिकल का क्वेश्चन भी बन सकता है। आज अब इक्विलिब्रियम ही समझ नहीं आ रहा है, रेट समझ नहीं आ रहा है कि रेट बोल रहे क्या बोल रहे हैं, तो फिर क्या हो जाता है? कुछ नहीं हो जाता। उसके लिए बेस बनाए, पानी भरे टंकी में, इनलेट ऑफ वाटर आउटलेट ऑफ वाटर बनाए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाए, हार्बर साहब का भूत वाला कहानी सुनाए। ये सब तो उसी के लिए सुनाए कि इक्विलिब्रियम को समझे। यहीं से तो क्वेश्चन होगा, थोड़ा हाई फाई होगा, लेकिन समझेंगे इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम में मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन में बदलाव नहीं होना है। चार एग्जाम्पल देंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम का। हाँ एकदम ठहरे हुए सर, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, वो तो 2 दिन के बाद हम रुकले रहेंगे, जो लिख ले रहेगा यार, है ना। टेंशन वो सब का कुछ हो नहीं है। ये जो बदमाशी जो बीच बीच में कुछ करने लगता है ना, वो ना करे, इसके लिए चढ़े रहते हैं। लिख जल्दी लिख जल्दी, मतलब भैंस और भैंस चराने वाला जैसे, गधा चराने वाला जैसे, कि डंडा लेके खड़ा है, लिख। इन्हें मत जाओ, उन्हें नहीं देखो। नहीं देखो, भैंस को चराता तो कैसे चल रहा है वो जाएगा उधर बड़का बड़का धान खाने, तो जिसका धान है, जिसका पेड़ लगा है वो तो गिर जाएगा, उसको रोकना रहता है ना। उन्हें नहीं, इधर चल। वही करते रहते हैं, उधर बतियाने लगता है। अरे उन्हें ना, इन्हें नहीं ना, उसको क्यों बोलेंगे, वो ऐसा नहीं करता है, वो ऐसा थोड़े करता है, शांति से सीखते रहता है खाली।
बातें होगी इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, द रेट ऑफ मेल्टिंग बराबर रेट ऑफ फ्रीजिंग, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रेट ऑफ वेपोराइजेशन बराबर रेट ऑफ कंडेंसेशन। इसके लिए आप लोग को एग्जांपल मिला होगा कि ढक्कन होता है, ढक्कन पे देखेगा तुम गैस ड्रॉपलेट्स जम गया, फिर वो नीचे टपक जाता है। नहीं, छठा आठवां में यही सब नहीं करता था यार, क्या लिख दिए? ए, ये दोनों में तो कैसे दोस्ती था, मारामारी करने लग गया, तुरंत तुरंत बदल जाता है। हाँ, यहाँ पे फिर ऐसे फिर उन्हें जाके कंधा पे कंधा हाथ में रख के चले, हमारे सामने सोच रहा है कि हम ना इसके दोस्त ना है सर। रेट ऑफ क्या लिखे बोलो, कब होगा ये रेट ऑफ वेपोराइजेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर इक्विलिब्रियम पे, और कब होगा पूछा जाता है कि इसमें इक्विलिब्रियम कब इस्टेब्लिश होगा, बॉइलिंग पॉइंट आएगा, है ना, इसमें इक्विलिब्रियम कब इस्टेब्लिश होगा, जब इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। हर सॉलिड का, हर लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है कि वो सॉलिड कौन सा है या फिर वो लिक्विड कौन सा है। तीसरा, तीसरा उसके आगे कौन लिखते हैं बोलो ना जी, देखो यही लय से लय न मिलाता है। अब क्या लिखेंगे, बोले सॉलिड गैस लिखिएगा सर, और क्या है ना, डायरेक्टली सॉलिड जो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाला प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, और उल्टा प्रोसेस को सॉलिडिफिकेशन, क्योंकि कोई नाम है ही नहीं, सॉलिड बन रहा है, सॉलिडिफिकेशन। एट द टेम्परेचर ऑफ सब्लिमेशन, at the temperature of sublimation, equilibrium is established. At their rate of sublimation बराबर रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। रेट ऑफ सब्लिमेशन बराबर रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं, ये तो हो गया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं, जिसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं, कहाँ गए थे पूजा करने, पे मजा मजा आया था। इसका अलग चैनल लगल कहता है जिसमें सब सिंगल बॉन्ड होगा उसको से सैचुरेटेड सॉल्यूशन पूछ रहे हैं, जिसमें, हाँ, जिसमें और सॉल्यूट ऐड नहीं किया जा सकता, ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। बताइए, पांचवा में पढ़े होंगे, पहले सबसे पहले मिक्सचर और कंपाउंड पढ़ना था। मिक्सचर दो तरह का होता है, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल में सॉल्यूशन आया होगा। सॉल्यूशन तीन तरह का,
सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, है ना। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको कहते हैं जिसमें और सॉल्यूट आप ऐड नहीं कर सकते। आपकी मन है तो ऐड करिए, नीचे बैठ जाएगा, लेकिन वो घुलेगा नहीं, वहां भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होता था। तो चौथा एग्जांपल हमारा वहीं से है, उसको कहते हैं सॉल्वेंट सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। सॉल्वेंट सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, और ये इक्विलिब्रियम 12th के सॉल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ाएंगे, वहां और ज्यादा डिटेल होगा। उस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, है ना। तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम क्या होता है इसमें कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट आप ऐड करते हैं इसमें, अब ये बनता है सॉल्यूशन। नया बात शायद यदि हो तो ये रिवर्सिबल का साइन, बाकी सब पुराना बात ही है कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। ये जो रिवर्सिबल का साइन इसमें है वो क्या कहता है सो सुनिए। फॉरवर्ड प्रोसेस डिसोल्यूशन का होता है। फॉरवर्ड प्रोसेस किसका होता है? डिसोल्यूशन का होता है। और सॉल्यूशन से जब सॉल्यूट अलग हो रहा होता है तो इसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जानते थे पहले से? हाँ, प्रेसिपिटेशन, पीपीटी भी लिखा था, है ना, छठा में पढ़े थे। ऐसा फोटो बनाते थे कि ये सॉल्वेंट में पानी डाल लेते हैं, पानी है ये, है ना, और इसमें चीनी डाल देते हैं, चीनी डाल रहे हैं, अरे देखिएगा तब ना, इसमें क्या डाल रहे हैं? चीनी। चीनी का पार्टिकल सॉल्वेंट में जाता कहां पे? तो सॉल्वेंट में ये जगह दिखाई दे रहा है ना, इसी में जाता है। ये हो गया सॉल्यूशन, कलर से पहचान। अब जितना इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था सॉल्वेंट का सारा भर गया, सारा भर गया, तो सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड। सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड, ठीक है। अब इसमें यदि और आप डाल देंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में जगह तो है नहीं, तो जगह नहीं है तो घुलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, वो सब जा करके यहां पे बैठने लगेगा। दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। तो इसमें इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? तो कहते हैं जितना सर ना घुलेगा सॉल्यूट, जितना सॉल्वेंट में घुलेगा उतना ही सॉल्यूट नीचे बैठेगा। तो आप जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डालिएगा वो सब कहां जाएगा? तो बोले नीचे बैठेगा और डिजॉल्व नहीं होगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन आर दोज सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट dissolve, no more solute can dissolve, called saturated solution। तो solvent solution equilibrium में at saturation, at saturation rate of dissolution बराबर rate of प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन पीपीटी भी लिखते हैं, प्रेसिपिटेशन को ऊपर लिख दिए, है ना, एट सैचुरेशन एट इक्विलिब्रियम। अब आप थोड़े बड़े हैं तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का डिफिनेशन लिख सकते हैं ऐसे कि सॉल्यूशन इन विच रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू प्रेसिपिटेशन कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए डिफिनेशन आसान ही हो गया। वो तो था ही कि नो मोर सॉल्यूट एडेड। दूसरा बात कह सकते हैं सॉल्यूशन इन विच रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। सॉल्यूशन इन विच solution in which rate of
resolution is equal to rate of precipitation called as saturated solution. कल पढ़ा दे तुम लोग को।